हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय लर्निंग। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जो कि संबंधित है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आने वाला सल्तनत काल से। इसके अंतर्गत जो गुलाम वंश है उसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं खिलजी वंश को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सल्तनत काल से। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में खिलजी वंश से संबंधित हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से संबंधित क्लियर हो जाए। इसके बाद खिलजी वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो खिलजी वंश से सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सल्तनत काल के बारे में। ये है सल्तनत काल, जिसका कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो इसका कार्यकाल शुरू होता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल का मतलब क्या हुआ कि वो काल जब भारत पर किसने शासन किया था? मुस्लिमों ने। इस बीच में बहुत सारे मुस्लिम शासक उभर कर आए, जिसमें सबसे पहले था गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहते हैं। इसके बाद है खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और विजयनगर साम्राज्य। ये सभी चैप्टर्स सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब हम देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसका एक ओवरव्यू जरूर ले लें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप हमेशा ही उस चैप्टर में कंफ्यूजन से घिरे हुए रहेंगे। तो आप को कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में ना हो, जिसके वजह से मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिससे इस खिलजी वंश के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सके। सबसे पहले सल्तनत काल का जो कार्यकाल है उसे आप जरूर ध्यान रखें। सल्तनत काल जो है वो 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक के समय को सल्तनत काल कहते हैं। बात करें खिलजी वंश की, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। तो ये जो खिलजी वंश है, इसका शासनकाल देखें तो वो था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। तो देखा जाए तो इसका शासनकाल केवल कितने वर्षों का था? केवल 30 वर्षों का था। लेकिन इन 30 वर्षों में ही खिलजी वंश ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, और यहाँ से सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। बात करें खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी। अब ये इन्होंने जब खिलजी वंश की स्थापना की, तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम था कुमुर्स, तो कुमुर्स को हराने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। लेकिन जब इन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया, इस समय इनकी आयु कितनी थी? तो 70 वर्ष इनकी आयु थी। अब आप खुद सोचिए कि 70 वर्ष की आयु में जब लोगों का रिटायरमेंट का एज होता है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया है? शासन को अपने हाथ में लिया। लेकिन यहाँ पर जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये शासन से संबंधित जितने भी प्रमुख कार्य थे वो अपने लोगों, सेनापतियों, अपने अधिकारियों के द्वारा करवाते थे। उन्हीं अधिकारियों में एक प्रमुख सेनापति कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु बहुत ही कम आयु में, जब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके जो चाचा हैं, जो कि हैं जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किया और इसे एक योग्य सेनापति बनाया। अब यहाँ पर
खिलजी वंश के संस्थापक तो थे जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन प्रमुख शासक के बारे में देखें तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अब यहाँ हम इसके पीछे की एक स्टोरी को समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख शासक कैसे बने खिलजी वंश के। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो दक्षिण भारत को भी अपने एरियाज में मिलाना चाहता था। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि खिलजी वंश ऐसा करने वाला पहला शासक था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को अपने एरियाज में मिलाया। अब दक्षिण भारत से संबंधित बातों को यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक मैप का यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये है भारत का दक्षिणी इलाका। ये जो इलाका है ये है भारत का दक्षिणी इलाका। इसी स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब ये जो दक्षिणी इलाका है, उस वक्त यहाँ पर किसका शासन चल रहा था? तो यादव वंश का शासन चल रहा था। और इस यादव वंश के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतने के लिए ही जलालुद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ एक अभियान चलाया और इसमें जीत किसकी हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की ही जीत हुई। जीत होने के बाद क्या फायदा हुआ अलाउद्दीन खिलजी को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त किया। इतना धन कि इसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था अलाउद्दीन खिलजी को कि उसे ये लगने लगा कि अब मैं शासक बनने के योग्य बन चुका हूँ। और तभी इसने प्लानिंग के तहत क्या किया? अपने चाचा जो कि जलालुद्दीन खिलजी थे, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक भी थे, उनकी इन्होंने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ने खुद को खिलजी वंश का सुल्तान घोषित किया। और ये वो पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इसने सिकंदर द्वितीय सानी उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर भी इसे अंकित करवाया था। तो इसके साथ ही ये एक था ब्रीफ इंट्रोडक्शन खिलजी वंश से संबंधित। इसके बाद हम देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है और उन सवालों को भी शामिल किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सारे सवालों को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखें। इनमें सवालों के साथ जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को। तो पहला सवाल है, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि 70 वर्ष की आयु में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। धर्म पर राज्य का नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि धर्म के अनुसार कोई भी चीज़ गलत है, लेकिन अगर वो अलाउद्दीन खिलजी के नज़र में उचित है तो वो उसे ही कानून बनाएगा। यानी कि धर्म अधर्म उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था। जो नियम अलाउद्दीन खिलजी के नज़र में उचित होगा उसे ही वह नियम बना देता था। इसीलिए यहाँ पर धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था खिलजी वंश का। तीसरा सवाल है, खिलजी का सबसे श्रेष्ठ और साहसी सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जफर खां। तो जफर खां खिलजी का सबसे श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां को मंगोलों से आक्रमण करने के लिए भेजा था और मंगोलों से लड़ते हुए भी जफर खां की मृत्यु हो गई थी। जफर खां
इतना श्रेष्ठ और साहसी सेनापति पति था कि इवन जो मंगोल थे ना, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट सवाल है, पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब ये जो पुस्तक थी ये किसके ऊपर थी? तो राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती। इसके ऊपर एक मूवी भी है जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग किया। इनकी जो पत्नी थी इनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी उनसे शादी करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो उसी के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद को श्रेष्ठ शासक मानता था और श्रेष्ठ शासक मानते हुए भी उसने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और इसके साथ ही उन्हें सिक्कों पर भी इस नाम को अंकित करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये जो देवगिरी था ये कहाँ पर था? दक्षिणी भारत पर था। दक्षिणी भारत के एरिया में था, जहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव, जो कि कहाँ का शासक था? देवगिरी का शासक था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि क्यों दी थी? देखिए, भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने उस क्षेत्र को जीता था, लेकिन वो रामचंद्र देव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। इतना प्रभावित था कि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राय रायन की उपाधि दी थी। इसके साथ ही 1 लाख सोने का टंका भी दिया था और इसके साथ में नवसारी नाम का एक जिला था, वो भी इन्हें उपहार स्वरूप दिया था। ये सभी भेंट देकर अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें वापस भेजा था। अगला सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब खालिसा भूमि क्या है? तो देखिए, खालिसा भूमि वो भूमि है जहां आम जो जनता थे, आम जनता के अंतर्गत सैनिक थे, पुरोहित थे, किसान थे, जमींदार थे, इन सबको जो शासक होते थे ना पहले, यानी कि खिलजी वंश से पहले के जो शासक थे, इन सभी को उपहार स्वरूप, वेतन स्वरूप, दान स्वरूप इन्हें बहुत सारी जमीन दान दी थी, उपहार स्वरूप या फिर किसी भी रूप में। तो इन सब की भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? छीन लिया और इसी छीनी हुई भूमि को खालिसा भूमि के नाम से जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो जनरली होता ऐसा था कि जो भी शासक होते थे वो उत्पादन का या तो बहुत ही छोटा भाग टैक्स के रूप में लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक था जो कुल उत्पादन का 50% अपने पास रख लेता था। तो काफ़ी इनकी जो समय की जो जनता थी वो इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगला सवाल है, खिलजी के काल में खराज क्या था? का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि कर। तो खराज भूमि से संबंधित एक टैक्स था जो कि खिलजी के द्वारा लिया जाता था। अगला सवाल है, किस मुस्लिम शासक ने पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी।
अब मूल्य नियंत्रण पद्धति क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि बाजार में इसने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, कुछ अधीक्षकों को नियुक्त किया था, ताकि बाजार में जितने भी लेन देन का जो भी कार्य होता था उस पर एक नियंत्रण बनाया जा सके। मूल्य नियंत्रण पद्धति के प्रारंभ करने से फायदा क्या हुआ था कि बाजार में जो मुनाफाखोरी और काला बाजारी ये लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था ताकि वो पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण पा सके। तो ये जो पद्धति था ना, मूल्य नियंत्रण पद्धति, ये काफ़ी अच्छे पद्धतियों में से एक था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला सवाल है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट सवाल है, घर या गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो जो लोग घर में रहते थे उस पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया गया था? यहाँ हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है घरी कर, बी है चराई कर, ऑप्शन सी में है केवल ए, या फिर ऑप्शन ए एंड बी। अब ये थोड़ा सा आपका डीप लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो घरों पर तो टैक्स लगाता ही था, साथ में चराई कर भी लगाता था। चराई कर क्या था? जो जानवर जिस जमीन पे घास चरते थे, खिलजी ने उसे भी नहीं छोड़ा था, वहां भी वो टैक्स लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर और चराई कर ये दोनों ही लगाया था वहां के लोगों पर। अगला सवाल है, खिलजी ने अपनी लगान व्यवस्था लागू करने के लिए किस पृथक विभाग की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा दीवाने मुस्त खराज। तो अपनी लगान व्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए दीवाने मुस्त खराज नाम का लगान व्यवस्था को लागू किया था। अगला सवाल है, 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गुजरात विजय के दौरान खिलजी ने किसे प्राप्त किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक कफूर। मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और मलिक कफूर से खिलजी बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुआ, और इतना प्रभावित हुआ कि इसे 1000 दिनार देकर, दिनार यानी कि सोने का सिक्का देकर मलिक कफूर को खिलजी ने खरीदा था। तो मलिक कफूर का अन्य नाम 1000 दिनारी भी है, इसे भी ध्यान रखना है। अगला है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। 20वां सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अ से अलाउद्दीन खिलजी और अ से अलाई दरवाजा। तो ये आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका निर्माण इसने कहाँ करवाया था? तो आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। कुतुब मीनार, जिसका निर्माण 3 व्यक्तियों के सहयोग से हुआ था। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तो था ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, और तीसरा कौन था? तीसरा था फिरोज शाह तुगलक। तो अ, इसी के जस्ट बगल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है जो कि बहुत ही टफ लेवल का सवाल आप बोल सकते हैं। अगर इस प्रकार के सवालों को आप पढ़ के जाते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल छूटने का सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए इसे हम देखते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको।
धर्मार्थ प्राप्त की हुई भूमि क्या होगा? ये होगा वक्फ। धर्म से प्राप्त की हुई भूमि का नाम उस समय बोला जाता था वक्फ। इसके बाद है जमींदार। जमींदार किसे बोलते थे? जमींदार खुद। साधारण किसान बलाहार। अच्छा, इसके बाद इनाम पेंशन वाली भूमि कौन सी थी? यानी कि इनाम पेंशन में मिलने वाली भूमि जिसको वो छीन लेता था अलाउद्दीन खिलजी, उसे मिल्क कहते थे, और लूट का धन इसे खुम्स कहते थे। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे उपहार स्वरूप 1 लाख सोने का टंका और नवसारी जिला प्रदान किया था? तो किसे किया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रामचंद्र देव, जो कि दक्षिण भारत का शासक था। और किस वंश का था? तो ये था यादव वंश का। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। लेकिन बात करें कि ये किस प्रकार का शासक था, तो ये अयोग्य शासक था। मुबारक शाह खिलजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो स्त्रियों के कपड़े पहन के अपने दरबार में घूमता था। तो ये काफी अयोग्य शासक था। तो यहाँ पर खिलजी वंश मुबारक शाह खिलजी के साथ ही 1320 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। तो ये था कुल 23 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 23 क्वेश्चंस और इसके अंतर्गत आने वाले सभी डिटेल्स को अगर आप एग्जाम देने से पहले पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा खिलजी वंश। इसके बाद हम देखेंगे तुगलक वंश। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ भी कमी लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्यूचर में अगर आप ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।